अध्याय 3 देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अब जब अंग्रेज आए, जब इन्होंने व्यापार से शुरुआत की और इन्होंने साम्राज्य बनाया अपना, ये जो समय था, ये जो अंतराल था, उस समय हिंदुस्तान के या इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या किया, कैसे किया, क्या परिवर्तन लाए, वहाँ की जो सिस्टम्स हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसमें क्या परिवर्तन आए, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहले एक चित्र से शुरुआत करेंगे। इस चित्र में आपको यहां दिखते हैं मुगल बादशाह, इनका नाम है शाह आलम II, मुगल बादशाह हैं ये। और ये यहां जो आप साहब देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके देख लीजिए, ये है रॉबर्ट क्लाइव। तो शाह आलम रॉबर्ट क्लाइव को बिहार की और उड़ीसा की दीवानी दे रहे हैं। दीवानी का मतलब होता है कि अब पूरा बिहार और उड़ीसा, इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उससे जो भी पैसा आता है, जो भी राजस्व, भू राजस्व, टैक्स लगान कर, अब ये कंपनी ले सकती है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये 12 अगस्त 1765 का है, 1765। इसमें जो मुगल बादशाह है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तो इन्होंने बंगाल का दीवान तैनात किया। अब चाहे आप बिहार, उड़ीसा, बंगाल की बात करें, दीवानी का मतलब ये होता है कि आपने सारा उनके हवाले कर दिया। ये जो घटना है, इसमें आपको बहुत कम लोग दिख रहे हैं, यानी इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी घटना थी ये। और ये एक छोटे से तंबू में, यहाँ पर देखिएगा ये तंबू दिखाया गया है, इस छोटे से तंबू में रॉबर्ट क्लाइव के मौजूदगी में ये चीज हुई। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या करते थे, उन्होंने अपने साथ जो हुआ, नॉस्टैल्जिया में रहते थे, जो इनके साथ हुआ, अपने एक इनका बंदा था जिससे ये फोटोग्राफ बनवाया करते थे, चित्र बनवाया करते थे। तो उन्होंने ये चित्र बनवाया और ये बताने की कोशिश की कि कितना बड़ा इवेंट था, कितना बड़ा घटनाक्रम था, और हमें मेरे प्रेजेंस में दीवानी दी गई बड़े बड़े स्टेट्स की, राइट। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो बंगाल की दीवानी या बंगाल की दीवानी का मिलना अंग्रेज़ों के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी घटना थी। उसका कारण ये है कि जब आपको एक बड़ा सा इलाका मिल जाता है और बंगाल के इलाके में आपको इतने बड़े इलाके का संसाधन मिल जाता है, यहाँ के लोग मिल जाते हैं, मतलब लोग तो नहीं कहने का मतलब, यहाँ के लोग, आप उन पे एक वर्चुअली, इनडायरेक्टली राज कर रहे हैं। यही तो हुआ। दीवान का मतलब ये होता है कि जितना भी इनके पास नियंत्रण है इस भूभाग, इस जमीन पर, यहां जितना भी आर्थिक मामले हैं, यानी कि पैसे से रिलेटेड, आर्थिक मतलब मनी मतलब पैसा, जो भी मनी रिलेटेड चीज है, उसका शासन कंपनी के पास आ गया। अब एक बड़ी अच्छी बात यह हो गई कि पहले ये जो थे गोल्ड, सिल्वर, यानी कि सोना चांदी लेके आया करते थे, उससे वो ट्रेड किया करते थे या व्यापार किया करते थे। लेकिन अब इसकी ज़रूरत रही नहीं, क्योंकि इनके पास जब इतने बड़ी बड़ी जगह की इनको दीवानी मिल गई, तो अब अपना जो खर्चा है और अपना जो ट्रेड है, व्यापार, ये खुद चला सकते थे, बगैर अपना पैसा यूके से लाए हुए खुद ही चला सकते थे। यानी जो इनके खर्चे बढ़ रहे थे, यहाँ रहेंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे, तो खर्चे का पूरा जो जिम्मेदारी या कहें कि पूरा इंतजाम इस दीवानी से इनको हो गया था। और अपनी ज़रूरत की चीज़ें या खरीद बेच भी रहे थे, क्योंकि पैसा इनके पास आ रहा था। लेकिन कंपनी को एक बात तो पता थी कि भाई हमको थोड़ा धीरे धीरे, हौले हौले आगे बढ़ना है। उसका कारण क्या है? अब मान लीजिए ये बंगाल है, उसका इनको दीवानी मिल गई है ना, ये क्या सीधे इसके शासक बन जाएंगे? सीधे सारे जो आर्थिक मामले हैं, जहां जहां से पैसा आ रहा है, उस पर ये कूद पड़ेंगे? ऐसा तो नहीं है। कारण ये है कि यहां पर ऑलरेडी एक सरदार होगा, ऑलरेडी ऐसा आदमी होगा, ऐसे लोग होंगे इस इलाके में जो जहां के लोग इनको शासक मानते थे। हो सकता है कि इनकी शासकी चली गई हो, ये उस सरदार की तरह नहीं रह रहे हो, लेकिन लोग इनके पास ताकत और थोड़ी बहुत सम्मान तो था ही, क्योंकि लोग करते थे इनका सम्मान। तो कंपनी पूरी तरीके से इन पे हावी नहीं होना चाहती थी।
मतलब कंपनी चाहती थी कि भाई समझदारी से हमारा काम भी चलता रहे, पैसा भी मिलता रहे, और ये जो लोग हैं इनकी जो सिचुएशन है, इनका जो पावर है या फिर इनकी जो अहमियत है लोकल समाज में, वो भी बने रहे। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन जगह पे तो ये गए, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं यानी जो गांव के इलाके हैं, वहां पर कंपनी ने किस तरीके से इस व्यवस्था को अपनाया, कैसे संसाधन जुटाए, कैसे इसको उपनिवेश बनाया, अपना कॉलोनी बनाया, और कैसे मन के माफिक अपनी पूरी पावर से, अपनी सोच के मुताबिक इन ग्रामीण क्षेत्रों में अपने हिसाब से खेती करवाई। यही मुद्दा है, यही डिस्कशन है जो आगे तक चलता रहेगा। अच्छा, अब कंपनी की आमदनी के बारे में अगर मैं बात करूं आपकी, तो कंपनी दीवान तो बन गई थी, ठीक। अब अगर आप दीवान बन जाते हैं तो आप उस पूरे इलाके के नियंत्रक हो जाते हैं एक तरीके से आर्थिक मामलों के। लेकिन कंपनी अभी भी ये कह रही थी कि हम तो व्यापारी हैं, हम तो अभी भी ट्रेडर्स हैं, कंपनी ये कह रही थी। कहने का मतलब ये है कि कंपनी ये तो चाह रही थी कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा लगान मिल जाए, बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए। किस इलाके से? इस जगह से जो इनके पास दीवानी जहाँ की मिली थी। लेकिन वो ये कहती थी कि यार ये जो जगह है ना, इसमें मैं जाऊं, इसका आंकलन करने लगूं, भाई कितनी ज़मीन है, कितना यहाँ से राजस्व आना चाहिए या भू राजस्व आना चाहिए, ये कंपनी करने को तैयार नहीं थी। मतलब इससे हिचकिचा रही थी कि चलो हम बस पैसा कमाएं, बस मैं पैसा ही पैसा, मनी मनी, ये इनका ये सोच थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये राजस्व कमा पाएंगे, टैक्स कमा पाएंगे, जैसे आजकल हम इनकम टैक्स देते हैं उस तरीके की चीज़ समझ लीजिए, तो उससे क्या होगा कि ये जो सूती कपड़े हैं, कॉटन, और रेशमी कपड़े हैं, यानी जो हम सिल्क जानते हैं, इसको खरीदना चाहते थे। तो हुआ ये कि क्योंकि इनके पास राजस्व तो आने लगा था, तो 5 साल के अंदर जो कंपनी जो चीज़ें खरीद रही थी उसका जो मूल्य है, कुल मूल्य, ये दुगना हो गया, राइट। पहले क्या था, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1865 से जो पहले की बात थी, इसमें कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी ये आयात किया करती थी। भैया वहां से आएगा तब तो उसके बदले में यहां सामान खरीदा जाएगा, ठीक। लेकिन अब बंगाल से ही इनको इतना पैसा मिल रहा था कि ये चीजें खरीदी भी जा रही थी और सोना चांदी देना भी नहीं पड़ रहा था, ओके। लेकिन ये क्लियर बात थी कि जब यहां से, जैसे एक आपका जग है, इससे आप पानी पी रहे हैं, तो जब पानी पीते रहेंगे, एक पॉइंट तो आएगा ना जब पानी खत्म हो जाएगा। बस यही बंगाल के साथ हुआ कि ये क्लियर समझ में आने लगा कि जो बंगाल की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था मतलब जहां से पैसा आ रहा है, जो अर्थव्यवस्था है वही तो पैसा जनरेट करती है। ये जो अर्थव्यवस्था है ये आ गई संकट में। कुछ ही समय में ये समझ में आ गया कि ये आ गई संकट में। जो यहां पर कारीगर हुआ करते थे वो तो एक तो शहर को छोड़ के भागने लगे, मतलब गांव को छोड़ के भागने लगे, शहर की बात नहीं कर रहे, गांव की बात कर रहे हैं। और उसका कारण क्या था कि एक तो इनको बहुत कम दाम में, ये जो आपके कारीगर हैं, ये बहुत कम दाम में और प्रेशराइज करके फोर्सफुली इनको कंपनी को सामान बेचना पड़ता था, जबरन बेचना पड़ता था। अब जब आप कम दाम में चीज़ें बेच रहे हो और आपके ऊपर लगान भी लगा दिया गया है, कर भी लगा दिया गया है, तो वो आप कहाँ से पे करोगे? ये बेचारे गरीब कहाँ से पे कर पाएंगे? उत्पादन कम हो रहा था इन कारीगरों का, और ख़ास तौर पे जो खेती थी जिससे भू राजस्व आता था वो भी चौपट हो गया था, मतलब चौपट होने की दिशा में तो आगे बढ़ ही गया था, राइट। तो ये तक तो ठीक था कि समझ में आ रहा था कि चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। लेकिन उसके बाद एक, जैसे कहते हैं ना, फाइनल नेल इन द कॉफिन, यानी आखिरी जो नुकसान हुआ वो हुआ 1770 में। 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ी भुखमरी, अकाल, फेमाइन आया, इसको हम फेमाइन कहते हैं, अकाल आया। और जब ये अकाल आया तो 1 करोड़, आप सोचिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। यानी जैसे मान लीजिए 90 लोग रहते थे, उसमें 30 लोग मर गए। कहने का मैंने 90 इसलिए लिया है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 1/3 आबादी बंगाल की हलाक हो गई, ख़त्म हो गई। बस अब क्या होना था? अब तो कंपनी जो हिचकिचा रही थी उसको कुछ ना कुछ तो करना था। फिर से समझिएगा कि यहाँ पर जो इलाका आप देख रहे हैं ये बंगाल
में जो मुर्शिदाबाद है, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिदाबाद उन्हीं के नाम पे रखा गया है, उन्होंने रखा था खुद ही। ये एक साप्ताहिक हाट है। साप्ताहिक हाट का मतलब होता है सारे सामान खरीदे बेचे जाते हैं यहाँ पर तरह तरह के। तो ये उस ज़माने की का चित्र है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये फैमाइन आया, और इतना बड़ा फैमाइन तो शायद ही कभी आया होगा, अब ज़रूरत ये थी कि भाई सुधार तो ज़रूरत है। केवल आप लगान लेते रहो, केवल आप कर लेते रहो तो काम नहीं बनेगा। बहुत सारे जो अफसर थे, अब उनको समझ में आ गया कि ये जो ज़मीन है और खेती है, तो ज़मीन में एक तो उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि पैसे लगाने पड़ेंगे। केवल पैसे निकालते रहें, खाते रहें और अपना काम बनाते रहें, उससे तो काम नहीं चलेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना, तो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, निवेश करना पड़ेगा। और साथ में खेती जो चल रही है उसमें सुधार लाना बहुत ज़रूरी है, वरना जो खेती है वो जिस हालत में उसका जो उत्पादन इतना गिर गया था, उससे फिर नुकसान किसका है? कंपनी का ही तो नुकसान है। तो ये काम, ये जो सोच है, आप सोचिए कंपनी कितने धीरे काम करती थी, क्योंकि हिंदुस्तानियों से तो ज़्यादा मतलब तो था नहीं उनको। ये 2 दशकों तक, यानी कि 20 साल तक ये वो सोचते ही रह गए। बहुत बहस चली, लेकिन फाइनली थोड़ा इन्होंने अच्छा काम किया। 1793 की बात बताता हूं मैं आपको। इन्होंने लिया परमानेंट सेटलमेंट। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं स्थायी बंदोबस्ती, स्थायी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्ती। तो अब मैं जरा इसको हटाऊंगा, क्योंकि ये नया टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको शुरुआत से समझना चाहिए। फिर से बताता हूं, 1793 में 20 साल के डेलिब्रेशन के बाद इन्होंने स्थायी बंदोबस्ती, पहला अक्षर लिखूंगा इसका, स्थायी बंदोबस्त। तो ये स्थायी बंदोबस्त, जिसे हमें परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, ये लागू किया, ये एक व्यवस्था लागू की। इसमें क्या हुआ कि जो राजा थे, ये राजा हो गए, और जो तालुकदार थे, मतलब जिनके पास थोड़े पावर दे रखी थी इन्होंने, उनको, इन दोनों को, जैसे तालुकदार मतलब एक तालुका एरिया होता है, एक जगह होगा, उसके ये एक तरीके से सरदार हो गए, तो मैं तालुकदार कह देता हूं उनको। तो ये राजा और तालुकदार, इन लोगों को इन्होंने बना दिया जमींदार। क्या बना दिया? जमींदार। इन्होंने कहा कि भाई आप हो गए जमींदार, हमारे जमींदार, और इस राजाओं और तालुकदारों को जमींदार की मान्यता इन्होंने दे दी। अब कंपनी, वैसे ही मैंने कहा था कि ज़्यादा इंटरेस्टेड तो रहती नहीं थी कि कहीं जाए, कहीं कुछ करे। तो फिर इन्होंने क्या किया कि किसानों से जो लगान वसूल करना है, किसान से जो लगान वसूल करके कंपनी को पहुंचाना है, ये सारी जिम्मेदारी इन्होंने इन जमींदारों को दे दी। मतलब अब ये जो लोग हैं जिनको इन्होंने असाइन कर दिया कि ठीक है आप पैसा वसूल करो और हमारे कंपनी हमको चुकाओ, हमको देते रहो। तो परमानेंट सेटलमेंट इसको इसलिए कहा जाता है, स्थायी बंदोबस्ती इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने एक दाम तय कर दिया, एक पैसा तय कर दिया कि ये जो पैसा है इतना आपको देना है। जैसे मान लीजिए ये जमींदार है, हाँ, इस जमींदार को कहा ये आपका इलाका है, इससे आप हमें 500 रुपये, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 500 रुपये देते रहिए, हर महीने आप 500 रुपये दीजिए। और ये जो 500 रुपये है ये परमानेंट है, ये कभी परिवर्तित नहीं होगा, इसमें कोई इजाफा नहीं होगा, इस पैसे को बढ़ाया नहीं जाएगा, इस पैसे को कम नहीं किया जाएगा। ओके। अंग्रेजों को क्या लग रहा था कि ये सरकारी नौकरी हो गई, कहने का मतलब इनको 500 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे, यहाँ से भी मिल रहे हैं, यहाँ से भी मिल रहे हैं, तो इनके पास नियमित रूप में पैसा आ रहा है, राजस्व मिल रहा है, अपनी सीट पे बैठे बैठे इनको पैसा मिलता रहता है। ये जमींदारों का काम है कि जमींदार उनसे पैसा उगाएंगे, लेंगे किसानों से, फार्मर से, पीजेंट से, और हमें पहुंचा देंगे। और एक और चीज़ इनको समझ में आ रही थी कंपनी को, क्योंकि हमने ज़मींदार बना दिए हैं, वो हमको पैसा दे रहे हैं, तो क्योंकि ये पैसे की हमने फिक्स कर दिया है, तो अगर मान लीजिए ज़मींदार 700 कमाता है तो 500 हमें दे देगा, 200 इसके जेब में जाएंगे, और इसमें से हो सकता है 100 रुपये ये ज़मीन में लगा दे, निवेश कर दे। यानी कहने का मतलब है ज़मीन के सुधार में ये ज़मींदार पैसे लगाएगा। इनको ये लगता था। आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहां पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो बंगाल में जब ये यहाँ पर आऊँगा तब मैं आपको यहाँ ले जाऊँगा इसमें, क्योंकि रैयत की बात होगी। पहले हम इसको डिस्कस कर लें। मैंने आपको बताया कि ज़मींदार, कंपनी सोचती थी कि ज़मींदार हमें एक नियमित रूप में राजस्व, भू राजस्व ला के देंगे, और ज़मींदार जो है खेती में सुधार भी करेंगे या ज़मीन में सुधार भी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
ये जो समस्या थी इस स्थायी बंदोबस्ती में या परमानेंट सेटलमेंट या कि कहें जमींदारी व्यवस्था में जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि जो जमींदार हैं ये खेती सुधार में पैसा खर्च नहीं कर रहे थे, यानी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, निवेश नहीं कर रहे थे। उसका कारण ये था कि जो राजस्व तय किया गया था पर जमींदार वो बहुत ज़्यादा था। मतलब ये ज़मीन पे राजस्व तय कर दिया गया 500, यहाँ से आ रहा है केवल 300, ठीक। तो राजस्व बहुत ज़्यादा था और इसको चुकाने में जो बड़े बड़े ज़मींदार उन्होंने बनाए थे वो भी नहीं पे कर पा रहे थे, यानी कि उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो एक और चीज़, अगर एक ज़मींदार, ये ज़मींदार है, अगर वो 500 रुपये नहीं दे पाए, वो 300 रुपये लेके जाता है तो उसको उसकी जो ज़मींदारी है वो ले ली जाएगी। कहने का मतलब वो किसी और को नीलाम कर दी जाएगी कि ठीक है आप नहीं कर सकते, आप हटो यहाँ से। दूसरे को बुलाते हैं और दूसरे को बोलते हैं देखो भाई साहब 500 रुपये देने पड़ेंगे आपको, आप करना चाहते हो। लोग तैयार थे, उनको सिचुएशन जब तक पता चलती वहाँ जाके कि भाई यहाँ तो वाकई में 300 रुपये ही मिल रहे हैं, तो नीलाम कर देते थे, ज़मींदारों को हटा ज़मींदारी ये ले लेते थे। ओके, अब हुआ ये कि 19वीं सदी का जो पहला दशक है, यानी मैं 1810 के करीब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़े हालात थोड़े चेंज हुए, थोड़ी कीमतें बढ़ी और खेती थोड़ी सी और विस्तार हुआ इसका, ठीक है। अब ज़मींदार जो थे उनकी आमदनी में, उनके पैसा जो उनको मिलता था उसमें थोड़ा सुधार आया, ठीक। लेकिन कंपनी को तो फायदा हुआ नहीं। उसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो 500 रुपये तय कर दिए हैं। अगर ज़मींदार को 600 भी मिल रहे हैं तो भी कंपनी को 500 देना है, और ज़मींदार को अगर 1000 भी मिल रहे हैं तो भी कंपनी को 500 ही देना है। यानी ज़मींदार 500 का फ़ायदा ले सकता था यहाँ से, और यहाँ से वो 100 रुपये का फ़ायदा ले सकता था। कहने का मतलब कि अब उन्होंने क्योंकि फिक्स कर दिया था, ये परमानेंट सेटलमेंट था, तो यहाँ से इनको कुछ मिल नहीं रहा था, मतलब फ़ायदा कंपनी को नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी बात कि ज़मींदार अभी भी जो खेती सुधार है, या ये कहें कि जो ज़मीन की बेहतरी है, ज़मीन को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि अच्छा ज़मीन को बनाएंगे, उर्वरता उसमें बढ़ाएंगे, अलग अलग तरह की क्रॉप्स उसमें उगाएंगे, तभी तो अच्छी पैदावार होगी। ज़मींदार ये सब करने में डिसइंटरेस्टेड थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो हम देख रहे हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इसमें हम अभी बात कर रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट की। इसके बाद हम रैयतवारी के बारे में बात करेंगे और फिर महलवारी के बारे में बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये चित्र मैंने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि जो 1770 में यहाँ पर बंगाल में जो अकाल आया था उसका एक चित्र है। थोड़ा सा और खोल के देख लीजिए। ये हालत थी सबकी, आप देखें क्या भुखमरी थी। तो हम परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, तो ज़मींदार अभी भी पैसा तो अगर वो कमा भी रहे हैं तो दे नहीं रहे थे। ओके, जब तक ज़मींदार को पैसा मिल रहा है वो क्यों खेती सुधार के बारे में सोचेगा? कोई मतलब नहीं उसको खेती सुधार से, राइट। दूसरा ये था कि जो गांव के लोग थे उनको लग रहा था ये जो ज़मींदारी व्यवस्था है और जो हमसे लगान लिया जा रहा है एक फिक्स अमाउंट में, ये बहुत दमनकारी व्यवस्था है, यानी कि हमको दबाया जा रहा है। और लगान जो ये किसान दे रहे हैं, आपने वो देखा होगा लगान पिक्चर आमिर खान की थी, उसमें तिगुना लगान चौगुना लगान कोई भी किसी तरीके से मांग लेता था, तो ये बेचारों को चुकाना पड़ता था। तो ये जो लगान है जितना ज़्यादा इनको देना पड़ता था उससे लगता था कि यार कहाँ चुका पाएंगे, हमको तो लगान, हमारे पेट नहीं पल रहा है, ये लगान लिए जा रहे हैं। दूसरा ये था कि इनकी जो ज़मीन है वो भी सुरक्षित नहीं थी। ज़मीन कब ज़मींदार ले ले, ज़मींदार कब हथिया ले, क्योंकि भाई अगर आप पैसा नहीं दोगे, लगान नहीं दोगे तो आपकी ज़मीन हथिया ली जाती थी। दूसरा एक और चीज़ ये है कि ये अगर जैसे मान लीजिए इनको लगान देना है, मान लीजिए इनको 100 रुपये लगान देना है, तो ये क्या गए, ये महाजन के पास गए, ये महाजन है, ये किसान है, महाजन के पास गए और इनसे मांग लिया भैया आप 100 रुपये दे दो इस बार। तो इन्होंने 100 रुपये दे दिया और इस पर लगा दिया 20% सूद या ब्याज। तो अगली बार जब ये 100 रुपये तो दे देगा, लेकिन इसको 120 रुपये वापस करने पड़ेंगे। अब ये 20 रुपये के ही हालत ख़राब है इसकी। तो ये डेट ट्रैप कहते हैं इसको, जो आपका लोन या कर्ज का जो कर्ज चक्र है उसमें बेचारा फंस जाता था। अपनी ज़मीन से भी जा रहा है, लगान भी दे नहीं पा रहा है, और लगान देने के लिए अगर वो किसी से लोन ले रहा है तो उसमें भी फंस जा रहा है। यानी कि हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। इसका मतलब समझ में आ गया कि जो परमानेंट सेटलमेंट है या जो बंदोबस्ती वाली व्यवस्था है वो तो चल नहीं पा रही थी। ओके, अब आई एक नई व्यवस्था। मैंने आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे जो बंगाल के गांव हैं, बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन, तो कोलब्रुक ने रैयतों के बारे में बताया था कि बंगाल में बहुत सारे गांव ऐसे थे, उसमें बहुत सारे रैयत मतलब जो अपनी ज़मीन पे
कल्टीवेशन करते हैं, पैदावार करते हैं। कई ऐसे थे जो खुद नहीं करते थे, वो पट्टे पे दे देते थे। जैसे मेरी ज़मीन है, मैं आपको बुलाऊंगा, बोलूँगा चलो भाई पट्टे पे दे दिया, तुम इस पर काम करो। अब ज़मीन दे देते थे और उससे ये बहुत ज़्यादा लगान वसूल करते थे। तो उनका बड़ा, काश्तकारों की जो स्थिति थी, मतलब जो बेचारे काम कर रहे हैं पट्टे पे लेके, उनकी हालत ये थी कि ये एक तो कर्ज से दबे रहते थे, है कर्ज में एक बार घुस गए तो कर्ज चक्र में घुस जाते थे कि भाई पिछला जो लोन लिया है उसको चुकाने के लिए फिर से लोन लेना पड़ रहा है, फिर ये दबे जाते थे। इसीलिए तो किसान आत्महत्या करते हैं, और कोई भी इनकी हालत ठीक होने की कोई संभावना नहीं थी। ये तो कोलब्रुक ने कहा है। अब एक नई व्यवस्था आई। नई व्यवस्था क्या कहती है इसको भी समझिए, पहले इसको मैं क्लीन करूंगा। यहां मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है महलवारी और परमानेंट सेटलमेंट के बीच में, जिसमें मैं आता हूं अभी आपके पास। पहले जो नई व्यवस्था आई, क्योंकि अगर इसमें दिक्कत थी तभी तो नई व्यवस्था आएगी। अब पहले महल देख लीजिए, ये महलवारी जो नाम आएगा वो महल से आया है। महल का मतलब ये होता है कि भाई ये एक ऐसी इकाई जहां से ये राजस्व वसूल करते थे। मतलब कौन सी बेसिक यूनिट है जहां से ये, एक ऐसी बेसिक यूनिट, एक ऐसा लैंड का टुकड़ा जहां से वो राजस्व वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे। तो ये एक गांव भी हो सकता था या एक से ज्यादा भी गांव हो सकते थे। ये गांव 1 कर देता हूं, गांव 2 हो गए, या गांव 3 भी हो सकता था। ठीक है, तो मल्टीपल गांव भी हो सकते थे। ये महल होता था, तो महल शब्द आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो जो नई व्यवस्था है उसमें समझ लीजिए। अब इनको समझ में आता चुका था कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ना यार, इससे तो काम चलेगा नहीं। एक बार हमने पैसा तय कर दिया, हमें उतना ही मिलेगा, अब हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो बंगाल जो प्रेसिडेंसी है, अब मैंने आपको बताया था 3 प्रेसिडेंसी है बंगाल उस जमाने में। बंगाल, मुंबई जो पहले बॉम्बे था, और आपका बंगाल, मुंबई और मद्रास, ठीक है, चेन्नई जो है, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी का जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, यानी अगर ये बंगाल है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये भाग जो है, जो आज के उत्तर प्रदेश, बहुत सारा भाग जो है वो आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें एक साहब थे हॉल्ट मैकेंजी, इनको देख लीजिए, इनका नाम है हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, इन्होंने एक नई व्यवस्था तैयार की। तो इन्होंने एक नई व्यवस्था तैयार की और 1822 में इसको लागू भी कर दिया। ये नया सिस्टम लेके आए। उन्होंने, मैकेंजी साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो गांव है ना, ये जो गांव है ये एक बेसिक यूनिट है, ठीक, और ये सामाजिक संस्था है। किसी भी पूरे देश के हिसाब से उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा ये जो गांव है ये एक बेसिक यूनिट है और इसको हमको इसी के बारे में सोचना चाहिए और इसको हमको बचा के भी रखना है। ये हॉल्ट मैकेंजी साहब ने कहा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि आदेश दिया। तो आदेश किसको दिया? कलेक्टरों को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को। वो गए हर एक गांव का, ये एक गांव दिखा रहा हूं मैं, हर एक गांव का दौरा किया किन्होंने, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने, डीसी ने, राइट। जमीन की जांच की, कैसी जमीन है, खेतों को मापा कि क्या इसका साइज है, और देखा कि भाई यहाँ के रीति रिवाज क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो रीति रिवाज चल रहे थे उसको भी देखा इन्होंने। गांव का जो एक एक खेत है, मतलब प्रॉपर एक एक खेत में ये गए और वहां पर इन्होंने देखा कि इससे कितना राजस्व मिल सकता है। जैसे गांव है, इसका एक ही खेत है, एक ही खेत है, एक ही खेत है, पर्टिकुलर खेत में गए और यहां से जो राजस्व मिल सकता है उसका इन्होंने आकलन किया। तो मैंने जैसे बताया कि एक गांव हो सकता है या एक से ज्यादा मल्टीपल गांव हो सकते हैं। इस गांव या गांव के समूह को इन्होंने जो कहा महाल, क्या कहा? महाल। इसका मतलब कि अब ये इस गांव से, जैसे एक गांव है, इसको एक महाल कहा तो यहां से राजस्व मिलेगा, और ये एक महाल है तो इससे राजस्व मिलेगा। तो इससे राजस्व तय कर दिया, मान लीजिए इसका 500 रुपये है, इसका तय कर दिया 200 रुपये है, ऐसे करके इन्होंने बिल्कुल फिक्स कर दिया, हिसाब लगाया बाकायदा। और ये कहा कि ये जो 500 और 200 हमने तय किए हैं ये फिक्स नहीं है। हम 500 को 600 भी कर सकते हैं, हम 200 का 300 भी कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। हम इसको चेंज करते रहेंगे, क्योंकि पहले जो था परमानेंट सेटलमेंट में ये बढ़ा और घटा नहीं सकते थे, लेकिन अब यहां पर ये था कि भाई अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये थी कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें इन्होंने जमींदार, जो राजा थे और जो तालुकदार थे, उनको जमींदार बना दिया था। लेकिन यहां पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, जो इस गांव का जो हेडमैन है, मुखिया, उसको बना दिया कि भाई आप एक काम करोगे, आप कंपनी को राजस्व चुकाओगे, मतलब ये महाल से आप पैसा कलेक्ट करोगे और हमें लाके पैसा दोगे।
राजस्व दोगे। तो इसी पूरे सिस्टम को कहते हैं महालवारी महालवारी व्यवस्था। क्लियर हो गया? महालवारी व्यवस्था क्या है? हॉट मैकेजी आपने देखा। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा ये भी कंप्लीट कर रहा हूं। मुनरो व्यवस्था, ये मद्रास के गवर्नर साहब है टॉमस मुनरो। देखिए हैंडसम आदमी है बिल्कुल, क्या स्मार्टली खड़ा हुआ है। ये साहब नाम है टॉमस मुनरो। 1819 से 26 यहां पर क्या हुआ कि मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, तो ये तो बंगाल की बात हो गई, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, जो आज का उत्तर प्रदेश का इलाका, यहां की बात हो गई। लेकिन दक्षिण में भी यही काम होना था, क्योंकि ये जो व्यवस्था थी परमानेंट सेटलमेंट तो फेल हो गई थी। तो इसके लिए एक दूसरी व्यवस्था जो महालवारी आई, ये तो आपका नॉर्थ इंडिया में आई। साउथ इंडिया में कौन सी आई वो हम देखते हैं। साउथ इंडिया के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। जो नीचे वाला इलाका है, यानी कि हमारा इंडियन पेनिनसुला, इस तरीके से देखें तो यहां के बारे में बात कर रहा हूं मैं। यहां पर दक्षिण भारत का जो इलाका है, यहां पर एक जो व्यवस्था आई, जो प्रॉब्लम थी परमानेंट सेटलमेंट को दूर करने के लिए, उसको कहा जाता है रैयतवारी। रैयतवार या रैयतवारी व्यवस्था की गई। तो इसमें एक साहब थे, उनका मेरे को चित्र नहीं मिला, उनका नाम है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ये नाम लिखा हुआ है। ओके, इन्होंने क्या किया कि एक व्यवस्था तैयार की, रैयतवारी व्यवस्था। और इसको जो टीपू सुल्तान से इन्होंने जगह छीनी थी या ली थी ना, उन सब जगह पे इन्होंने रैयतवारी व्यवस्था लगा भी दी। मतलब एक जिसे कहते हैं ड्राई रन करके देखा, इन्होंने आजमा के देख लिया कि हाँ ये सही चल रही है। और अब नाम आता है टॉमस मुनरो साहब का, इसलिए इसको मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं। रैयतवारी और मुनरो व्यवस्था एक ही है, ध्यान रखिएगा। रैयतवारी या मुनरो आपसे पूछा जाए तो एक ही बात होगी, है ना। तो रैयतवारी व्यवस्था में ये था, अच्छा, ये जो अलेक्जेंडर रीड ने जो शुरू किया था, अलेक्जेंडर रीड की जो चीज़ है इसको आगे बढ़ाया इन साहब ने, टॉमस मुनरो साहब ने। अब धीरे धीरे इन्होंने पूरे जो सदर्न इंडिया है उसमें ये रैयतवारी व्यवस्था लागू कर दी। क्योंकि जो रीड है और मुनरो, इन दोनों को ही लगता था कि अगर हम सदर्न इंडिया में जाएं तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो परंपरागत जमींदार हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे किसान हैं यहाँ पे, जो लोग हैं वो परंपरागत जमींदार नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि जो किसान है, या कहें कि सीधा रैयत मतलब होता है वो किसान जो अपनी जमीन पे खुद हल चलाते हैं, खुद कल्टीवेशन करते हैं, खुद पैदावार करते हैं। फिर से समझिए, इनका ये मानना था कि जो दक्षिण में जो आप लोग देख रहे हैं वहां पर कोई जमींदारी सिस्टम कोई ऐसा नहीं था, कोई परंपरागत तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से नहीं चला रहा था। तो ये था कि जो रैयत है, जो सीधे लोग वहां पर अपने लैंड पे काम कर रहे हैं, हम क्यों ना सीधा उनसे डील करें, सीधा उनके पास जाएं। तो राजस्व आंकलन करना बहुत जरूरी था। तो ये क्या करते थे, पूरा इन्होंने सर्वेक्षण किया कि भाई हर जगह गए, जैसे सर्वे किया, जैसे महालवारी में किया गया, यहाँ पर किया गया। और इन्होंने एक और चीज़ कही कि भाई हमको, एक अच्छी बात थी, मुनरो का नाम इसलिए लिया जाता है, इन्होंने कहा ये जो जितने भी लैंड है और जितने भी रैयत है, इन सब को हमें एक बाप की तरह काम करना चाहिए उनके लिए, मतलब पिता की भांति जमीन की और किसानों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए मुनरो का नाम थोड़ा इज्जत से लिया जाता है। ठीक है जी। अब बात ये हुई कि जो नई व्यवस्थाएं आई, चाहे आप महालवारी कहें, चाहे रैयतवारी कहें। अच्छा, रैयत जो होता है, समझ गया, रैयत बार बार कंफ्यूजन होता है। रैयत मतलब वो किसान ही है जो अपनी जगह पे कल्टीवेशन करता है, क्रॉप पैदावार करता है। तो जो रैयत है, जो नई सिस्टम्स आई, ये दोनों, इससे भी दिक्कत होने लगी। क्यों? अगेन राजस्व बहुत ज्यादा इन्होंने तय कर दिया, जो प्रॉब्लम पहले थी वही हो गई, राजस्व बहुत सारी तय कर दिया। अब अगर एक रैयत राजस्व नहीं चुका पाएगा तो वो भाग जाएगा गांव से। तो ये सारी चीजें, गांव वीरान हो गए थे। अब दिक्कत ये हो गई कि भाई अभी भी कुछ ठीक नहीं था। ठीक है। अब जहां तक हम बात करते हैं अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेज कहां से आए थे, वो यूरोप से आए थे। यूरोप का ऊपरी भाग है, पहले यूरोपियन यूनियन में था, अब थोड़ा ब्रेक्सिट वगैरह चल रहा है वहां पे। तो वो इलाका अगर हम यूरोप कहें या उसके ऊपर हम इंग्लैंड कहें, दोनों ही ई से नाम शुरू होते हैं। और जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि भारतीय महाद्वीप है, उपमहाद्वीप हम इसे कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश ऑलरेडी था। तो अंग्रेजों ने ये समझा, ये जाना यहां पर रह के कि ये जो गांव के इलाके हैं, इन गांव के इलाकों में एक तो इनको कर मिल रहा है, यानी कि टैक्स मिल रहा है, कर मिल रहा है। दूसरा ये है कि अपने हिसाब से ये इन इलाकों में, क्योंकि मिट्टी भी अच्छी है,
वो कोई भी पैदावार करा सकते हैं। तो हुआ ये कि 18वीं शताब्दी की मैं आखिर की बात कर रहा हूं, मतलब 1780 के आगे आप ले लीजिए। यहां पर अंग्रेजों ने पूरी जोर लगा दिया, पूरी मेहनत कर डाली। और कौन सी खेती पर पूरा जोर दिया उन्होंने? एक तो अफीम है जिसको हम ओपियम कहते हैं, और दूसरा है नील। नील, ये जो नील है इसको हम अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। अब ये नील बार बार आने वाला है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। 150 साल तक इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत में हर जगह जहां जहां वो रहे वहां पर किसानों को या तो उन्होंने किसी तरह बहलाया फुसलाया, जिसको हम परसुएड कहते हैं, या फिर मजबूर किया कि भाई आपको क्या करना है, क्या उगाना है। जैसे मैं बताऊं, बंगाल में उन्होंने कहा पटसन। पटसन क्या होता है? जिससे हमारे जूट, जिससे हमारे वो बनते हैं ना, बोरे वगैरह बनते हैं। ऐसी असम में उन्होंने कहा, क्योंकि वहां की जो जलवायु थी वो चाय के लिए बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने कहा भाई असम में चाय उगाई जाए। जो संयुक्त प्रांत है, यानी जो आज का उत्तर प्रदेश है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई गन्ना उगाओ। तभी आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पे मुजफ्फरनगर के आसपास का जो बेल्ट है वहां पर गन्ना बहुत उगता है। पंजाब में तो आज भी गेहूं है, पहले भी गेहूं था। पंजाब में कहा उन्होंने कि चलिए गेहूं उगाइए आप, वीट। और महाराष्ट्र और पंजाब में ही उन्होंने कहा कि भाई यहां पर कपास उगाइए आप। कपास मतलब जो कॉटन जिससे निकलता है। और मद्रास, क्योंकि वहां की गर्म जलवायु है, इसलिए वहां पर चावल। बरसात बहुत ज़्यादा होती है, चावल के लिए पानी अच्छा खासा चाहिए होता है। जो लौटता हुआ मानसून है वहाँ मद्रास या ये कहीं तमिलनाडु में बरसात अच्छी करता है वो। तो इन्होंने अपने हिसाब से ये चीज़ की। अब मैं आपको ले जाना चाहूँगा वाकई इस नील पर। नील क्या चीज़ है, कैसी है, और उसके बाद ये कहाँ तक ले गई हमें? चंपारण तक ले गई, चंपारण के सत्याग्रह तक ले गई। मैं आपसे बात करूँगा अभी थोड़ी देर बाद महात्मा गांधी जी की। उससे पहले आपको ये साहब को दिखा दूं, ये विलियम मॉरिस साहब है। अभी इनका नाम मैं लेने वाला हूं। देखिएगा, एक जो बाएं का चित्र है, एक दाएं का चित्र है। ये जो बाएं का चित्र है ये हमारे आंध्र प्रदेश, आज का जो आंध्र प्रदेश है, वहां के जो बुनकर है उन्होंने एक कलमकारी छापा, यानी एक तरीका होता है कलमकारी छापा, उससे बनाया है। और वहीं दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा था कि मैं इन साहब का नाम लेने वाला हूं, इन्हीं ने बनाया है ये साहब है विलियम मॉरिस। ये है ब्रिटेन के बहुत प्रसिद्ध कवि और कलाकार। ब्रिटेन के एक कवि भी थे और कलाकार भी थे, आर्टिस्ट भी थे। तो उन्होंने ये फूल वाले छापे बनाए हैं। दोनों में एक बात समान दिख रही है। क्या दिख रही है आपको? ये जो नीला कलर देख रहे हैं ना आप, ये इनमें बल्कि गहरा नीला कलर है, डार्क नीला जो कलर है वो यहां पर एक दोनों ही चित्रों में समान बात है, गहरा नीला रंग। ओके, तो ये जो गहरा नीला रंग आप देख रहे हैं ये कहां से आता है? नील से। नील से आता है। तो नीला रंग जो आप देख रहे हैं ये आता है नील के पौधे के। नील एक्चुअली पौधे का नाम है। नील जो है वो पौधे का नाम है और इससे ये नील बनता है। बेसिकली ब्लू कलर होता है। और अगर आप करते हो, जैसे बनियान वगैरह होती है, वाइट कपड़े होते हैं, उसको नील में डुबाया जाता है ताकि उसकी चमक बरकरार रहे। ओके, तो ये माना जाता है कि जो ब्रिटेन की मैं बात कर रहा हूं वहां पर जो मैंने मॉरिस साहब का नाम लिया, विलियम मॉरिस साहब, ये जो मॉरिस साहब हैं जिन्होंने अपने छापे का इस्तेमाल किया, मतलब अपने कपड़े पे जो छापे का इस्तेमाल किया, वो संभवतः पॉसिबली ये जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो भारत में जो नील उगाया जाता था, भारत से जो नील पैदा होता था, उसी से इन्होंने बनाया है, ऐसा माना जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे बड़ा नील का उत्पादक और स्रोत था। मतलब मैक्सिमम हमारे हिंदुस्तान से जाता था, जिसके आंकड़े मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय नील की मांग थी क्यों? ये नील इतना इंपॉर्टेंट क्या हो गया और इसके पीछे क्यों लोग पड़ गए? पहली चीज ये है कि भारत में नील अच्छे क्वालिटी का होता था। उसका कारण यह है कि हम आते हैं टेम्परेट जोन में, यानी कि उष्ण कटिबंधीय इलाका है हमारा जो इलाका है, जो अगर हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखें 8 डिग्री से 38 डिग्री तक जाते हैं ना हम लैटिट्यूड पे, तो हमारा जो इलाका है उसमें मोस्टली हम टेम्परेट जोन में आते हैं। इसके अलावा जो अगर मैं आपको 13वीं सदी की बात करूं, बहुत पहले ले जा रहा हूं आपको, हम इस जमाने की बात भी नहीं कर रहे हैं, मैं 13वीं
सती पे ले जाना, मतलब 1200 से 1300 के बीच में, बहुत पहले का समय हो गया ना ये। इस जमाने में चाहे आप इटली की बात करें, फ्रांस के बारे में बात करें, या फिर आप ब्रिटेन के बारे में बात करें, यहाँ के जितने भी कपड़ा उत्पादक थे, जो भी कपड़ा उत्पादन करते थे और फिर उनकी रंगाई करते थे, क्योंकि कपड़ा तो कपड़ा होता है, जब तक उस पर रंग नहीं आएगा उसमें कोई बात नहीं जमती है। सफ़ेद कपड़ा या काले कपड़े लोग बहुत अमूमन पहनते हैं, लोग प्रिंटिंग वाले कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर इन कपड़ों की जो रंगाई होती थी वो कहाँ से होती थी? जो भारतीय नील है उससे होती थी। क्लियर हो गया? लेकिन चक्कर ये था कि इस जमाने में भारत से जो नील जाता था वो बहुत कम जाता था। उसका कारण ये है कि ये जो नील है भारत से, देखिए 13वीं-12वीं शताब्दी की बात करें, भारत से आपको यहां पहुंचाना है तो बहुत महंगा होता था। मतलब भारतीय नील की जो कीमत थी बहुत महंगा था, ये बहुत दाम इसके ऊंचे होते थे। तो इसके लिए क्या हुआ, अब इतने महंगे से अच्छा ये क्या करेंगे, खुद इन्होंने कुछ किया। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये है वोड, क्या नाम है इसका, हिंदी में लिख देता हूं, वोड। तो जैसे नील का पौधा होता है वैसे ही वोड का पौधा होता है। तो इस वोड के पौधे से भी नीला रंग निकलता है। यानी कि जो कपड़ा उत्पादक थे यूरोप के, उन्होंने क्या किया, इस वोड का इस्तेमाल किया और इससे ये बैंगनी कलर, बैंगन का जो कलर होता है, और जो नीला कलर है वो बनाना शुरू किया इन्होंने वोड के ऊपर। मतलब इसी पौधे पे निर्भर रहते थे। अब वोड का पौधा जो है ये वाला, ये होता है शीतोष्ण में, मतलब ठंडे इलाके में पैदा होता है। शीत और उष्ण कह दीजिए इसको, मतलब ठंडा और गर्म दोनों मिला के। तो यूरोप में ये आसानी से इस जगह पे जो ये जोन में है, इसमें आराम से वोड का जो पौधा है वो पैदा होता था, आसानी से मिल भी जाता था। ओके, तो ये अगर आप इस वोड की बात करें तो इटली, उत्तरी इटली, नदर्न इटली, दक्षिणी फ्रांस में ये, और जर्मनी में भी और ब्रिटेन में भी ये वोड का जो पौधा है ये यहां पर उगता था। अब क्योंकि नील के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा थी, क्योंकि नील से जो चीजें बनती थी बड़ी अच्छे कलर की बनती थी। रंगने वाले जो थे वो नील का ही कपड़ा पसंद करते थे, हिंदुस्तानी नील का। तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो भी कहें जो वोड उत्पादक थे, जो वोड का उत्पादन करते थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि देखो ऐसा है, ये जो भारत से जो नील आ रहा है इसको मत मंगाइए आप, क्योंकि जो वोड पैदा कर रहे हैं, वोड से जो नील निकाल रहे हैं या वोड से जो कलर बना रहे हैं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका मुकाबला नील से हो। उसका कारण ये है कि नील, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जो कपड़े रंगने वाले थे वो तो अच्छी चीज़ों की पहचान उन्हें होती है ना, वो नील को ही पसंद करते थे, क्योंकि नील जो है उससे जो रंग मिलता था, नीला रंग मिलता था, बड़ा चमकदार होता था, बड़ा बहुत अच्छा सा होता था। लेकिन जो वोड से, इससे जो हमें रंग मिलता था या अभी भी मिलता है, वो जो रंग है वो इतना अच्छा नहीं होता था। मतलब आप कह सकते हैं वो बेजान था, उसमें कोई चमक नहीं थी और थोड़ा फीका सा लगता था। ये कारण था इसका। ओके, लेकिन जैसे ही आप 17वीं शताब्दी पे आएंगे, मैं बहुत पहले ले गया था आपको, ठीक है, अब हम जरा 17वीं शताब्दी पे आ जाते हैं। जब हम 17वीं शताब्दी पे आते हैं तो ये जो यूरोप के कपड़ा उत्पादक है उनको पता तो था कि नील बहुत अच्छा है। उन्होंने अपनी सरकारों को, ये सब जो सरकार है इनको भाई मना लिया। इनको कहा कि देखो ऐसा है कि जो आपने बैन लगा रखा है ना, इसको ज़रा हटाओ और नील को आने दो। लेकिन नील हिंदुस्तान से नहीं, बहुत जगह से आ रहा था। कैसे? देखिए, ये है कैरेबियन। ये पहले मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। ये जो आप रेड डॉट्स देख रहे हैं ना, लाल लाल डॉट्स, ये यहाँ पर सब जगह नील की खेती होती है या नील की पैदावार होती थी। तो आप ये देखिएगा, उस ज़माने में ये जो इलाका था ना कैरेबियन, इस जगह पे बड़ी ज़बरदस्त, ख़ास तौर पे कैरेबियन, जैसे जमैका है, ट्रिनिडाद टोबैगो है, ये सब आपके कैरेबियन द्वीप समूह कहलाते हैं। तो कैरेबियन द्वीप समूह में ख़ास तौर पे अगर मैं नाम लूँ तो यहाँ पर सेंट डोमिंग्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सेंट डोमिंग्यू है। इसमें जो फ्रांसीसी लोग थे, क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी थी, और ब्राज़ील में देखिएगा, ब्राज़ील में तो यहाँ पर पोर्चुगीज़ लोग थे, जमैका, इसमें ब्रिटिश लोग थे। यहाँ पर आप आ जाइए वेनेजुएला में, मैं यहाँ पर आ गया हूँ अब इस जगह पे। तो वेनेजुएला में आप देखिएगा, यहाँ पर थे स्पेनिश लोग थे। तो ये लोग सारे के सारे लोग इन जगह पे नील की खेती कर रहे थे। और उत्तर अमेरिका में, जो नॉर्थ अमेरिका है, इसमें भी बहुत सारे जो नील के बागान आ गए थे। बागान क्या होता है? बहुत बड़ा खेत होता है, बहुत बड़ा खेत होगा, और उसमें
एक मालिक जो है वो लोगों से काम कराता है, और बहुत सारे पौधे होते हैं इसमें, जैसे कॉफ़ी की पैदावार होती है, गन्ना होता है, तंबाकू हो गया, चाय हो गई, कपास हो गई। तो बहुत बड़े इलाके में जब पैदावार होती है तो इसको हम बड़ा खेत कहते हैं, या इसको हम कहने लगते हैं कि ये बागान है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्लांटेशन। ओके, लेकिन जब हम 18वीं शताब्दी के अंत में आते हैं तब भारतीय नील की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसी ज़माने में 18वीं सेंचुरी में ही जो ब्रिटिश है, ये ब्रिटेन का औद्योगिकरण हो गया था, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो कपड़े बनने लगे थे। इसका मतलब ये है कि जो कपास है, कॉटन, इसका उत्पादन बहुत बढ़ गया था। मैनचेस्टर का नाम आपने सुना है। तो जब कपास का उत्पादन इतना ज़्यादा हो गया तो जिससे जो कपड़े बन रहे हैं उनकी रंगाई भी चाहिए, इनकी रंगाई भी तो होनी है। तो जब रंगाई चाहिए तो भाई अब नील तो चाहिए। अब हुआ ये कि मैं बता दूं कारण क्या हुआ, ये मैं बता रहा हूं सेंट डोमिंग्यू, इसका थोड़ा शब्द भी देख लीजिए आप, याद रहेगा, सेंट डोमिंग्यू। इसमें गुलामों ने, क्योंकि ये स्लेव्स थे, बागान में स्लेव्स को काम कराया जाता था, यानी कि एक तरीके से आप, ये लोग खरीदे गए थे और उन्होंने बगावत कर दी। ये 1791 की बात है, मैं आपको 18वीं शताब्दी की बात बता रहा हूँ ना, तो 1791 की बात है। इसमें क्या किया है, ये सारे के सारे लोग जो हैं उन्होंने फ्रांसीसी, क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी थी, तो यहाँ पर फ्रेंच लोगों ने ये जो सेंट डोमिंगियो है इसमें नील और चीनी की खेती शुरू की थी। लेकिन क्यों जो अफ्रीका से गुलाम मंगाए गए थे, ये लाए गए थे ट्रेड स्लेव जिसे कहते हैं, तो वो 1791 में ये बगावत पे आ गए, प्रोटेस्ट पे आ गए। इन्होंने सारे बगान जला डाले और मालिकों को मार डाला। और उसके बाद क्या है कि ये सब देख के फ्रांसीसी या फ्रेंच सरकार ने एक साल बाद 1792 में ये जो दास प्रथा है, या कहते हैं जो स्लेवरी थी, उसको खत्म कर दिया। तो यहां से जो नील आ रहा था वो आना बंद हो गया। क्लियर है? तो अब जब मैं आपको ये बताने लगा था कि मैं इस जमाने की बात कर रहा हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, कपास है और कपड़े बन रहे हैं, रंगाई इनको चाहिए, तो यहां पर जहां जो कैरेबियन से आ रहा था रंगाई के लिए नील, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि वहां तो आपने देखा अभी क्या हुआ, जो मैंने कहानी बताई आपको। तो अब कहां से पैदावार की जाए इसकी? ना वेस्ट इंडीज से आ रहा है, ना आपका अमेरिका से आ रहा है, या बहुत कम आ रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि 1783 से लेकर 1789 जो दुनिया नील पैदा कर रही थी ना, मान लीजिए 100 पैदा कर रही थी, वो केवल 50 ही रह गया, यानी कि आधा उत्पादन रह गया। अब ब्रिटिश लोगों को तो चाहिए रंग, कहां से लाएंगे? उन्होंने तलाश करना शुरू किया, भाई कौन सा सोर्स है जहां से हमें ये मिल सकता है। अब उनकी नजर कहां गई? हिंदुस्तान पे। उनकी नजर कहां आई? हिंदुस्तान पे। तो हुआ ये कि भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी नील के कारण मैं बता रहा हूं। तो क्योंकि यूरोप, केवल यही नहीं, पूरे यूरोप में नील की मांग बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा लोग मांग कर रहे थे। तो अब कंपनी ने क्या किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो कंपनी थी ना, उसने क्या किया कि भाई उसने कहा कि चलो नील की खेती अभी हमें करनी है, क्योंकि नील की बहुत मांग बढ़ गई, तो अब इसको हमको बढ़ाया जाए यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी थे, उन्होंने कहा यहाँ पर इसकी खेती को बढ़ाया जाए। और अब देखें कि 18वीं शताब्दी के जो अंत तक, खासतौर पे बंगाल की मैं बात करूंगा, यहाँ पर नील की खेती बहुत जोरों शोरों से शुरू हो गई, बढ़ गई। ओके, उसके बाद दुनिया के जितने भी बाजार थे उसमें हमारा नील छा गया। कहने का मतलब यह है कि 1788 में जो आयात होता था नील, कहां? इंग्लैंड, ब्रिटेन में, जैसे ये ब्रिटेन है, तो यहां पर जो नील आ रहा है वो भारत से जाता था 30%, मतलब मान लीजिए पूरा 100 आ रहा है तो भारत से 30 जा रहा है, 30%। लेकिन यहीं पे आप देखिए 1810 में अगर 100 आ रहा है कहां? ब्रिटेन में, तो भारत से कितना जा रहा है? 95, यानी कि 95% नील भारत से जाने लगा। अब आप समझ रहे हैं नील की क्या वैल्यू हो गई, इंडिगो की क्या वैल्यू हो गई। अब हुआ यह कि भाई अब ये प्रॉफिट का सौदा था, तो जैसे जैसे जो नील का व्यापार बढ़ने लगा, इंडिगो का व्यापार बढ़ने लगा, हुआ ये कि जो अफसर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसरान थे, उन्होंने भी इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। और बहुत सारे अधिकारी जो थे उन्होंने तो कंपनी छोड़ दी, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, और वो पूरे के पूरे जो उनके बागान थे उसी में लग गए कि भाई हम नील की खेती करवाएं। तो और एक और चीज हुई, जो ब्रिटेन है, या कहें कि इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है,
यहां से लोग चले आए यहाँ पे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़ी अच्छी खेती हो रही है, यहाँ पर लोग भी हैं, सस्ते दर पे अवेलेबल भी है, तो वो ये लोग यहाँ पर आए और उन्होंने बाकायदा बागान लगा दिए। किसके? इंडिगो के। और दूसरी बात थी कि जिसके पास पैसा नहीं था उसको कंपनी कर्ज भी दे रही थी कि लो भाई आप पैसे लो और हमारे लिए जरूर उगाओ, पैसे भी दे रही थी उनको। ठीक है, तो एक चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि नील की खेती होती कैसी है, कैसे खेती हो रही थी और उस जमाने में कैसे होती थी। तो दो बताऊंगा। जो नील की खेती है वो दो तरीके से होती थी, एक तो निज और दूसरा है रैयती। ठीक है, पहले मैं आपको निज बताऊंगा फिर रैयती पे ले जाऊंगा। तो निज खेती जो होती है उसमें यह होता है कि जो बागान का, ये बागान हो गया, ठीक है, इसको मैं प्लांटेशन कह रहा हूं, पी। बागान का जो मालिक है वो खुद अपनी जमीन पे पैदावार करता था, किसकी? नील की। तो निज का व्यवस्था का केवल छोटा सा इसकी डेफिनेशन है कि निज जो खेती थी उसमें बागान का मालिक, ये बागान का मालिक है, ये अपने प्लांटेशन में, अपने बागान में खुद नील की खेती करता था। तो उसके लिए वो क्या करता था? या तो वो एक जमीन को खरीद लेता था और खेती करता था, या ये कहता था कि भाई ये जो जमीन है ये दूसरे जमींदारों से, जैसे जमींदार है उससे ये भाड़े पे ले लेगा। भाड़े पे मतलब कि भाई हम आपको इतना पैसा देंगे, हमें 1 साल के लिए 2 साल के लिए दे दीजिए। और फिर ये मजदूरों को लगाता था काम पे, उनसे ये काम करवाता था। इसको निज खेती कहते हैं। अब निज खेती में कुछ समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? पहली चीज तो ये है कि जो खेती है, कि यह कहे नील की जो खेती है वो कहां हो सकती है? वो वही हो सकती है जो लैंड उपजाऊ हो। अगर ये उपजाऊ नहीं है, इसमें फर्टिलिटी नहीं है, पैदावार अच्छी नहीं हो सकती। फिर पहली चीज क्लियर है। लेकिन जो उपजाऊ जमीन थी वहां पर लोग ऑलरेडी रह रहे थे, यानी कि आबादी ऑलरेडी थी। जो जमीन अच्छी है वहां पर लोग ऑलरेडी रह रहे थे या अपनी खेती बाड़ी या कोई और अपना दूसरा काम कर रहे थे। पहली चीज तो ये हो गई। और नील की खेती के लिए प्लांटेशन चाहिए, और प्लांटेशन मैंने कहा बड़े खेत होते हैं। जो बागान होते हैं इसका मतलब क्या है? बड़े खेत, ये तो बताया मैंने। तो बड़े खेत चाहिए इनको। इनको क्या होता था कि जैसे ये है, एक छोटा सा पार्ट यहां मिल गया, फिर छोटा सा पार्ट यहां मिल गया, छोटा सा पार्ट यहां मिल गया, ऐसे पार्ट मिल जाते थे। लेकिन बड़ा जो इलाका है वो नहीं इनको मिल पा रहा था। ओके, अब दूसरी चीज इन्होंने क्या की कि जैसे मान लीजिए ये नील की फैक्ट्री है, ये नील की फैक्ट्री है, तो इन्होंने कोशिश क्या की कि नील की खेती यहीं पे हो जाए, यहीं पे हो जाए, यहीं पे हो जाए। मतलब नील की फैक्ट्री के पास ही नील की खेती करना चाह रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि जो लोग यहां पर आबादी थी इनको इन्होंने भगा दिया, इनको हटाने की कोशिश की, जिसके कारण ये जो प्लांटेशन करवा रहे थे, यही कहें कि जो नील की खेती करवा रहे थे और जो यहाँ के लोग हैं, इनके बीच में थोड़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, जिसे हम टकराव कहते हैं, तनाव कहते हैं, ये सब शुरू हो गया। ओके, अब एक और प्रॉब्लम इसमें थी कि ये प्लांटेशन है, ध्यान रखिए, बार बार बता रहा हूं, बड़ा खेत है। तो जितना बड़ा खेत होगा उतने बड़े खेत में उनको उतने सारे मजदूर चाहिए होंगे मैक्सिमम, तो बहुत सारे मजदूर चाहिए। लेकिन होता यह था कि जब इनको मजदूर चाहिए, ये मजदूर कहाँ काम कर रहे होते थे? ये अपने लैंड पे खेती कर रहे होते थे। किसकी? बिल्कुल सेम समय पर ये अपने धान की खेती कर रहे होते थे। धान मतलब चावल उस जमाने में, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इतना बड़ा बागान है, और उस जमाने में कोई ऐसा तो नहीं था कि ट्रैक्टर हो रहे हैं या बहुत सारी जो जिसे कहते हैं सोफिस्टिकेटेड चीजें थी। या तो हल का इस्तेमाल होता था, साथ में बैल का इस्तेमाल होता था। तो भाई इतने बड़ी जगह पे अगर इनको खेतीबाड़ी करनी है तो इनको हल बैल भी चाहिए, ठीक। अब जो हल और बैल की बात कहें, इसमें आपको मैं एक आंकड़ा दिखाऊं कि अगर ये 1 बीघा है, 1 बीघा कितना होता है? 1 बीघा जो होता है 1/3 एकड़ के बराबर होता है। उस जमाने में 1/3 एकड़ के हिसाब से ये बेसिकली एक नापने का तरीका था, मापने का तरीका था। तो इसका एक आंकलन ये हुआ कि अगर 1 बीघा है तो हमें 2 हल चाहिए। हल मतलब जिससे ये इसे कहते हैं, ये हल है, ठीक है, ये हल चाहिए था इनको। लेकिन अगर एग्जांपल थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये तो प्लांटेशन है, तो अगर मान लीजिए किसी के पास 1000 बीघा हो तो उसको कितने हल चाहिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2000 हल चाहिए उसको। अब इस हल को संभालना, इसका मेंटेनेंस करना, रख रखाव, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर किसी तरीके से हल मिल भी जाए तो ये जो हल और बैल की हम बात कर रहे हैं, ये उसी समय चाहिए होते थे जिस समय ये हल और बैल
कहाँ, जो मजदूर है या वही कहें जो मजदूर ये लाना चाहते थे, एक तो वो खेती कर रहे होते थे और ये हल बैल उस खेती में लगे होते थे। किसकी? सेम टाइम पे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पे ये हल बैल चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। ठीक है, तो फिर ये जो निज खेती थी ना, 19वीं शताब्दी के मैं आखिर में आपको ले जा रहा हूं, मतलब 1880 के बाद समझ लीजिए, जो निज खेती है इसका इलाका बढ़ाने में, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं दिख रही हैं आपको, तो अगर आप देखें कि जो नील की पैदावार हो रही है, अगर मान लीजिए 100 हो रही है, तो इसमें 25% केवल जमीन जो आती थी वो निज खेती से आती थी। इससे बाकी जितनी जो 75% आ रही है, जो नील की खेती अगर 100 हो रही है, तो 75% जो है वो रैयती से आती थी, रैयती व्यवस्था से। तो अब आप पूछेंगे रैयती व्यवस्था क्या है? देखिए, मैंने एक थोड़ा सा एक यहाँ पर एक बताने की भी कोशिश की है कि निज और रैयती में क्या डिफरेंस है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एक वैसे मैं सब बता ही रहा हूँ आपको, तो रैयत को भी देख लीजिए। तो रैयत व्यवस्था क्या थी? रैयत वो होते हैं, रैयत आदमी ही होता है, लोग ही होते हैं जो अपने खुद कल्टीवेशन करते हैं, मतलब अपने इलाकों में कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप की पैदावार करते हैं। तो होता यह था, रैयती व्यवस्था यहां पर थोड़ी सी अलग है। रैयतवारी जो हमने व्यवस्था देखी थी वो अलग थी, ये रैयती व्यवस्था अलग है। इसमें क्या होता था, जो बागान मालिक है, मैं बागान मालिक बार बार कहूंगा क्योंकि बार बार नाम आने वाला है, ये जो बागान मालिक थे ये क्या करते थे, रैयतों के साथ, यानी कि जो लोग हैं जो कल्टीवेशन अपने लैंड पे करते थे, तो मान लीजिए ये बागान मालिक है और ये आपका रैयत है, इनके साथ एक ये अनुबंध करते थे या कहीं कॉन्ट्रैक्ट करते थे, या इसको कहा जाता था सट्टा। एक इनके साथ अनुबंध करते थे, कॉन्ट्रैक्ट करते थे, एग्रीमेंट करते थे। और कभी कभी क्या करते थे कि ये रैयत से ना करके कभी कभी एक जो गांव का, मान लीजिए ये गांव है, इसका जो मुखिया है, हेडमैन, उसको भी कहते थे कि तू हमारे साथ अनुबंध करो, या कहे कि समझौता करो। अब यहां तक तो ठीक है, अगर ये अनुबंध हो जाता था, अगर ये अनुबंध पे साइन कर देते थे, या तो ये रैयत कर दे ये लोग, या फिर मुखिया कर दे, तो होता यह था कि अब नील उगाने के लिए ये जो बागान मालिक है ये इन रैयतों को अब पैसा देता था। लेकिन पैसा ऐसे नहीं देता था, ये पैसा देता था, मनी देता था ब्याज पे। अब देखिएगा, यहां से ब्याज चक्र शुरू होने वाला है। ये ब्याज पे देता था, इंटरेस्ट पे देता था, लेकिन कम इंटरेस्ट पे देता था। क्लियर हो गया? एक और चीज ये थी कि इसमें ये इस एग्रीमेंट में लिखा होता था कि आपकी जितनी जमीन है, मान लीजिए जितनी जमीन है, इसका जो 25% भाग है उस पे आपको नील उगानी ही उगानी है, बाकी पे आप जो करना है करिए। लेकिन मिनिमम आप चाहे तो 100 पे कर लीजिए, पूरे के पूरे पे नील की खेती कर लीजिए, लेकिन 25% पे तो उगाना ही उगाना है। और जो बागान मालिक है वो रैयत को क्या क्या देगा, वो रैयत को देगा आपका कुछ चीजें अपनी तरफ से देता था, जैसे बीज देगा और उपकरण देगा, साजो सामान देगा उसको कि भाई आप करिए। लेकिन जो ये जमीन है इसकी मिट्टी की तैयारी करनी, इसको मिट्टी तैयार करना, बीज को जो बोने का काम है, फसल की देखरेख करने का काम है, ये सारे काम इन काश्तकारों को, या कहें रैयत जिन्होंने, जो रैयत हम कह रहे हैं, उनके ऊपर था। ओके, अब हुआ ये कि जब ये अपनी पैदावार कर लेते थे, ये रैयत पैदावार कर लेते थे और ये वापस कर देते थे बागान मालिक को, जब पहुंचा देते थे, उसके बाद क्या होता था, उसके बाद ये जो पैसा इनको मिला है वो दोबारा मिल जाता था, दोबारा मिल जाता था। यानी कि एक बार आपने हार्वेस्टिंग कर दी और वापस पहुंचा दिया, अब आपको ये पैसा दोबारा मिल जाएगा, यानी कि अब आपको नया पैसा मिल जाएगा, नया कर्ज मिल जाएगा। लेकिन अब ये जो चक्र है, ये बार, देखिए मैंने इसलिए चक्र बनाया है, ये चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। यहां पर एक चित्र देख रहे हैं आप, ये मजदूर नील की खेती कर रहे हैं, और यहां पर आप देखिएगा ये जो है, यहां पर मोस्टली आदमी होते थे जो कटाई करते थे ना नील की खेती के, वो हम मोस्टली आदमी होते थे। और यहां पर अगर आप देखें तो ये जो खेत है वहां से ये फैक्ट्री पे लाया गया है, ये जो नील के पौधे के गट्ठर आप देख रहे हैं ना, वो फैक्ट्री लाया जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि दोबारा कर्ज इनको मिल जाता था। ओके, ये नील की खेती कैसे होती है इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहली चीज ये है कि भाई जो किसान है वो जो शुरुआत में समझ रहे थे कि अरे वाह, हमें बागान मालिक जो है वो पैसा दे देता है, हम उस पैसे से काम करते हैं, हमें बीज भी दे रहा है, सामान भी दे रहा है, बढ़िया हो गया है। तो लेकिन समझ में आ गया इनको धीरे धीरे कि ये व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, तो बड़ी कठोर है। क्यों? क्योंकि जब ये नील वापस करते थे, इसको नील मतलब पैदावार करके वापस भेजते थे,
उनको कीमत बहुत कम मिलती थी, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम मिलती थी। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने, अब इनको पैसा भी देना पड़ता था, जो इसने पैसा दिया है, और कर्ज था बेसिकली ना वो, उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। तो नील से जो उसको उनको फायदा हो रहा होता इतना हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो कर्ज का सिलसिला है, फिर ये पैसा लेंगे, फिर ये वापस करेंगे, और ये इस पैसे को देने के लिए फिर किसी और से कर्ज लेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जो डेट ट्रैप है, जो कर्ज का चक्रव्यूह है, ये चलता रहा, इसको समझ में आ गया कि भाई ये गड़बड़ है। अब एक और प्रॉब्लम ये थी कि ये जो बागान मालिक थे, इसको कहते थे कि देखो ऐसा है, आपकी जगह है, यहां पर आप केवल नील की खेती करो और कोई खेती मत करो। ओके, अब अगर नील की खेती आपने कर दी तो नील का जो पौधा होता है उसकी जड़ें बहुत लंबी होती है, और ये इसमें बहुत सारा जो उर्वरता है जमीन की जो फर्टिलिटी है वो ये सारी खा जाता है। कौन खा जाता है? ये अपना नील का पौधा। तो इसका मतलब अब अगर नील बो दिया आपने, तो अब इस इलाके में आप धान की खेती नहीं कर सकते। ये सब समस्याएं थी, और उसके बाद फेमस नील विद्रोह हुआ, और उसके बाद क्या हुआ उसकी चर्चा हम करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको नील का उत्पादन कैसा होता है बता दूं। हम डिस्कस कर रहे हैं नील का उत्पादन कैसे होता है, तो एक एक स्टेप वाइज आपको समझाता हूं यहां पे ले जाके। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो नील, जैसे मैंने बताया कि ये जो नील की फैक्ट्री है, ये आसपास ही नील की पैदावार होती थी। ओके, तो कटाई जब हो जाती थी, यानी जब ये गट्ठर आते थे, जो आप गट्ठर देख रहे हैं, जब ये पहुंचते थे तो यहां पर अलग अलग आपके वैट्स बने, हौद मतलब जैसे हम टैंक कहते हैं, अलग अलग हौद बने हुए, इसको हम वैट्स कह रहे हैं, हौद कह रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि रंग बनाने के लिए ये 3-4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी, यानी कि ये जो वैट्स की उसकी जरूरत पड़ती थी। हर एक जो टंकी है, हर एक हौद का अलग अलग काम था। सबसे पहले क्या होता था कि जो नील की पत्तियों को ये तोड़ा जाता था, और तोड़कर यहां पर जो आप देख रहे हैं इस वाले में, जिसको हम पहला वाला कह रहे हैं, जिसको किण्वन या स्टीपर कुंड कह रहे हैं इसको, यहां पर पत्तों को तोड़ के डाल दिया जाता था। गरम पानी होता था इसमें, और बहुत घंटे तक इसको यहां पर डुबोया जाता था। अब इससे क्या होता था, इसका फर्मेंटेशन होता था, यानी इसमें से बुलबुले आते थे। ठीक है, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा सड़ने लगता था, पानी आ गया ना इसमें, और बुलबुले उठते थे। अब जो सड़ी हुई पत्तियां इसको ये निकाल देते थे, और अब जो बचती है द्रव्य, जो लिक्विड बचा है, उसको छान के ये दूसरे हौद में डाल देते थे। ठीक है जी, ये दूसरे हौद में डाल दिया, और दूसरे हौद में जब इन्होंने डाल दिया तो ये छान के डालते थे। ओके, पहला जो दूसरा हौद होगा ये जस्ट इसके नीचे होगा। देखिए ये जो है ना, इसके नीचे, ये हौद की बात मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि यहां से यहां आता था, यहां से ये नीचे जाता था। ये जो नीचे वाला देख रहे हैं ना पोर्शन, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो यहां से ये नीचे की तरफ जाता था। अब दूसरे हौद के बारे, अब इस हौद के बारे में बात कर रहा हूं, इस टंकी के बारे में बात करता हूं। इसको कहते थे बीटर वॉट। ठीक है, अब जो घोल आ गया, क्योंकि पत्तियां निकाल दी, अब इसको हिलाया जाता था, और पैडल होते थे, उससे खंगाला जाता था, मतलब घुमाया जाता था। ये जैसे ये सांप देख रहे हैं ना आप, ये पैडल लेके खड़े हुए, इससे घुमा रहे 8 घंटे तक घुमाते थे। तो साहब इसको ये घुमाते थे। अब ये आप समझ गए ना, मैं आपको बस बता रहा हूं, इसको ये घुमाते थे। अब उसके बाद क्या होता था कि ये जो द्रव्य है जो यहां से आया है, पहले ये हरा हो जाता था, उसके बाद ये नीला हो जाता था। ठीक है, अब जैसे ही नीला हो गया, इसमें डाल देते थे चूने का पानी। तो अब जैसे चूना जाते लाइमस्टोन जैसे डाला, तो अब नील की पपड़ियां नीचे जमती थी, इसके नीचे पपड़ियां जम जाती है, जिसका मैं आगे जो बताऊंगा वो ये इस तरीके से आगे इसका यूज होगा। तो नील की पपड़ियां जम गई। ठीक है, और उसके बाद जब पपड़ियां जम गई तो पानी ऊपर आ गया, तो उस जो द्रव्य है, लिक्विड है, उस द्रव्य को हटा दिया गया। तो जो नील की जो गाद या फिर के पपड़ियां जम गई, उसको लिया, उसको दूसरी जगह ले गए, उसका पानी साफ किया, और फाइनली उसको पूरा ऐसे पोर्शन में काट के बना के, लुगदी बना के, उसमें बाकायदा नंबरिंग डाल के, मोहर लगा के, फिर इसको बेचा जाता था। तो इस तरीके से नील की खेती होती थी पूरी, या नील की खेती तो हो रही है, नील का प्रोडक्शन इस तरीके से होता था। तो हम कह रहे हैं नील की खेती और उत्पादन, तो ये उत्पादन इस तरीके से होता था। ये थोड़ा कलर में दिखाने की कोशिश की है। पहले यहां डालते थे, फिर यहां से नीचे जाता था, यहां पर ये देखिए घुमा रहे हैं, और फाइनली इसका जो फाइनल पैकेजिंग वो यहां हो जाती थी। हम बात कर रहे थे किस तरीके से नील का उत्पादन होता है। ये डिस्कशन हमने कर लिया था एक बार, और थोड़ा बता देता हूं आपको कि
जो नील है उसके पत्ते, मतलब वो पौधा होता है, पेड़ होता है, और उसके पत्ते इसमें डाले जाते हैं और यहाँ पर इस गर्म पानी में डाल दिए जाते हैं, उनको थोड़ा सा सड़ने दिया जाता है, या कहें कि इसका फर्मेंटेशन होने दिया जाता है। और इसके नीचे आप ये देखें एक और लेवल पे, ये थोड़ा हाइट पे है, ये दूसरे लेवल पे है। फिर जब वो पानी जो गर्म पानी के साथ होता है पत्ता, उसको निकाल दिया जाता है और जो पानी है फिर उसको नीचे छोड़ दिया जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर उसके साथ उसको मिलाया जाता है। पहले वो हरा होता है, फिर वो नीला हो जाता है। जैसे वो नीला होता है तो उसमें हम डाल देते हैं, या उस ज़माने में डाल दिया करते थे। यहाँ बताया गया है चूने का पत्थर, और चूने का पत्थर जो होता है वो क्या कर देता है, उसको जो भी उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो बाकी जो कंटेंट है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, द्रव्य जो है वो ऊपर आ जाता है, नीला वाला, और नीचे जो है पपड़ी जम जाती है। जो पपड़ी जम जाती है उससे पानी जो है वो निकाल के जो पपड़ी होती है वो बेसिकली काम में लाया जाता है, और फिर उसका यहाँ पर फॉर्मेशन करके इस पर मुहर वगैरह लगा के फिर इसको आगे बेचा जाता है। तो बड़ा मेहनत का काम है ये। तो ये सब हमने डिस्कशन तो कर लिया था। यहां पर अब बात करेंगे नील विद्रोह। तो जो समस्याएं हमने देखी थी, बागान मालिकों से जो लोग काम कर रहे थे, या बागान मालिक जिनसे काम करवा रहे थे, नील की खेती करवा रहे थे, उसे थोड़े नुकसान थे, समस्याएं थी। तो उसके कारण क्या हुआ, मार्च 1859 की आपको बात बताता हूं। इसमें क्या हुआ, बंगाल में ये काम चल रहा था। तो बंगाल में बहुत सारे ऐसे रैयत थे, हमने रैयत के बारे में बात की थी कि निज खेती होती है इसकी नील की, और दूसरी होती है रैयत खेती। दो तरीके की हमने डिस्कस किया थे। तो बंगाल में 1859 में कई ऐसे रैयत थे जिन्होंने कहा कि हमको नील की खेती नहीं करनी है, इनकार कर दिया। और इन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब जो लगान हमको चुकाना था वो भी हम नहीं चुकाएंगे। यानी बेसिकली वो बड़े एग्रेसिव हो गए। वो तलवार, भाले, जो भी उनके पास था, जैसे तीर कमान, उन सब को लेकर जो फैक्ट्रियां हैं, ये नील की जो फैक्ट्रियां हैं, उन पे इन लोगों ने हमला कर दिया। हमला हो गया, और इसमें केवल आदमी नहीं रहे, जो औरतें जो हैं उनके घर के सामान, जो भी उनके पास बर्तन था, जो भी चीज़ लेके वो उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और अगर कोई ऐसा आदमी है जो बागान मालिकों के साथ मिलके अगर काम कर रहा है तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पहले एक ज़माने में होता था कि भाई आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। इसका मतलब आप जहाँ रहते हैं, जिस गांव में, वहाँ से ना सामान ले सकते हैं, ना आपसे कोई बात करेगा, ना आपको कुछ मिलेगा। तो हुक्का पानी बंद होना, एक तरीके से इनका सामाजिक बहिष्कार करने लगे लोग। एक और चीज़, जो लगान वसूल की, उन्होंने कहा लगान तो हम देंगे नहीं। लगान वसूल करने के लिए आते थे गुमाश्ता। कौन लोग आते थे? इनको कहा जाता था गुमाश्ता, एक तरीके से एजेंट थे। तो इनकी पिटाई कर दी इन लोगों ने, इनकी पिटाई कर दी। तो ये पिटाई तो हो ही गई। इसके अलावा ये रैयत जो थे, इन्होंने कसम खा ली थी कि भाई अब ना तो हम कभी नील की खेती करेंगे, बिल्कुल ना, और दूसरी चीज ना कोई कर्जा लेंगे, ये हम नहीं करेंगे। और ना ही जो हो ये रहा था कि जो बागान मालिक थे वो, उनके पास बहुत लठियाल थे। लठियाल मतलब जो जिनके पास लठ रहते हैं, और इस लठ से इन किसानों को ये दबाते थे, डराते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई गुमाश्ता की तो पिटाई कर दी। इन्होंने कहा ना हम ये करने वाले हैं, कर्जा लेने वाले हैं, ना हम नील की खेती करने वाले। ऊपर से ये जो बागान मालिक ये जो लठधारी लोगों को भेज रहे हैं, उनसे भी हम नहीं डरेंगे। ठीक। तो हुआ ये कि जो जो मुखिया थे उनसे, क्योंकि कई ऐसे मुखिया थे जो इन बागान मालिकों से सट्टा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अनुबंध एग्रीमेंट लोग रैयत से तो करते थे, साथ में ये कि इनके साथ करते थे। अगर रैयत नहीं मान रहे तो मुखियाओं से कर लेते थे। तो ऐसा हुआ कि ये लोग सब इकट्ठा हुए, और फिर ये लोग जो मुखिया है और साथ में जो नॉर्मल किसान है, वो सब के सब लड़े। किसके खिलाफ लड़े? एक तो लठियालों के खिलाफ। लठियाल, फिर से बताया मैंने आपको, जो लठियाल थे जिनके पास लाठियां होती थी, और बागान मालिक इन लठियालों को भेजते थे किसानों को मारने के लिए, दबाने के लिए। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ हुई कि जो ज़मींदार हैं, क्योंकि ज़मींदार तो इनसे पैसा वसूल करते थे, किनसे?
आपने किसानों से, ये जमींदार भी शामिल हो गए। इसका मतलब किसान शामिल हो गया, दूसरा मुखिया शामिल हो गए, और तीसरे हो गए जमींदार। तो किसान, जमींदार और सबसे इंपॉर्टेंट मुखिया, हेडमैन, ये सारे के सारे शामिल हो गए इस विरोध में। क्योंकि जमींदारों का अपना एजेंडा था, वो ये देख रहे थे कि जो बागान मालिक है इनकी पावर इतनी बढ़ती चली जा रही है और ये ज़मीन पे ज़मीन खरीदे जा रहे हैं, ज़मीन पे ज़मीन खरीदे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए तो आगे ज़मीन बचेगी नहीं, इसलिए सबके सब शामिल हो गए। ठीक है। अच्छा, किसानों को एक और अच्छी चीज़ लग रही थी, उनको ये लग रहा था कि हमें जो ब्रिटिश सरकार है, क्योंकि ये तो बागान मालिक है, हमें जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारा साथ देगी, इनको लगा। अब दिक्कत ये थी कि ये 1859 की बात है और 1859 के जस्ट पहले 1857 में 1857 का एक बहुत फेमस, बहुत बड़ा एक विद्रोह ऑलरेडी हो चुका था। तो जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो इस 1857 जैसा एक विरोध नहीं देखना चाह रही थी जो 1859 में शुरू हो रहा था। ठीक है। तो हुआ ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन्होंने बाकायदा दौरा किया इस इलाके का जहां ये हो रहा था, और फिर ये जो मजिस्ट्रेट साहब है, इनका नाम है एशले ईडन, इन्होंने एक नोटिस जारी किया और नोटिस में ये लिखा था कि कोई भी, ये जो रैयत है, रैयत बेसिकली क्या है, किसान है जो अपने इलाकों में खेती करते थे, खुद खेती करते थे। तो एशले ईडन साहब ने कहा कि अब रैयतों को आप ये सट्टा जिसे कहते हैं, एग्रीमेंट या सट्टा, इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये इन्होंने ये पारित कर दिया, एक तरीके से नोटिस दे दिया। लोगों को तो खैर ये लगा कि भाई विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया है, रानी विक्टोरिया है, उन्हीं ने कह दिया कि भाई नील की खेती खत्म होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था। फाइनली जो किसान हैं उन्होंने अपने विद्रोह का इसको समर्थन मान लिया कि भाई देखो, इन्होंने नोटिस जारी कर दिया और नोटिस जो हो गया वो ये हो गया कि भाई पहली चीज़ तो ये है कि रानी विक्टोरिया कह रही है कि खेती नहीं होगी, और हमने जो विद्रोह किया है उसको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से समर्थन दे रही है। ऐसा भी ज़माना आ गया, ऐसा भी समय आ गया कि जो बगावत हो गई थी उससे सरकार वैसे परेशान थी। तो सरकार जो इस बगावत से परेशान होके, क्योंकि अब बागान मालिकों की खैर नहीं, अब देखिए किसान हो गया, जमींदार हो गया और मुखिया हो गया, ये सब जब अगेंस्ट हो गए बागान मालिकों की, तो इनकी भी तो रक्षा करनी है। इसके रक्षा के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने सेना बुलाई। फिर फाइनली इनको लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि देखो गड़बड़ ना हो जाए, तो इन्होंने एक जांच आयोग बनाया, एक बाकायदा एक आयोग का गठन किया गया। और जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट डाली तब इन्होंने देखा कि हाँ, ये जो बागान मालिक है इन्होंने इन किसानों को जोर ज़बरदस्ती की है और इन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की कि भाई ये गलत किया गया है, किसानों को जिस तरीके से नील की खेती में झोंका गया है ये बिल्कुल गलत है। और एक और चीज़ कही इन्होंने, ये आयोग ने, इन्होंने कहा देखिए आप किसान हैं, आप एक काम करिए, अभी जो आपका जो मतलब रैयत, बेसिकली रैयतों को कहा कि अभी जो आपका अनुबंध है, अभी जो आपका एग्रीमेंट है उसको तो आप पूरा कर लीजिए, ठीक है, लेकिन बाद मतलब अभी जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा कर लीजिए, लेकिन आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए आप मना कर सकते हैं या नील की खेती बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये हुआ, ये जो प्रोटेस्ट हुआ या कहे ये जो बगावत हुई, इसके बाद जो नील की खेती है बिल्कुल ठप हो गई, खास तौर पे बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, राइट। लेकिन यहां पर नील की खेती अभी भी यूरोप में तो चाहिए थी, यूरोप तो इसकी मांग तो थी। तो फिर क्या किया, जब बंगाल में खत्म हो गई तो ये आगे बढ़े, जो बागान मालिक है वो कहां बढ़े, वो गए बिहार की तरफ। कहां गए, बिहार की तरफ। अब एक चीज और हो गई थी कि जो कृत्रिम रंग है यानी आर्टिफिशियल डाई, इनका उपयोग शुरू हो गया था, इसका निर्माण शुरू हो गया था। तो नील की उतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं रही, मतलब ज़रूरत रही लेकिन क्योंकि आर्टिफिशियल डाई बनने लगी थी, तो फिर भी ये लोग जो बागान मालिक है बिहार में, ये अभी भी खेती करवा रहे थे, किसकी, नील की खेती। तो जब महात्मा गांधी ये जब लौटे दक्षिण अफ्रीका से, बहुत बढ़िया उनका वो रहा, वहाँ पर भी उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था। और जब ये लौटे इंडिया, तो एक किसान था, उन्होंने कहा, इनको आग्रह किया कि देखिए आप आइए, आप बिहार आइए, बेसिकली चंपारण आइए, ये इस इलाके में आइए, चंपारण इस जगह पे आइए
और यहाँ पर आप किसानों की दुर्दशा देखिए, बहुत बुरा हाल है। तो फिर 1917 महात्मा गांधी ने दौरा किया चंपारण, और वहाँ पर उन्होंने जब ये देखा कि वाकई में ये जो नील की खेती यहाँ पर हो रही है वाकई में बहुत ही दुखदाई है किसानों के लिए, तो फिर 1917 में 1970, ध्यान रखिएगा 1970 में जो चंपारण का आंदोलन है उसकी शुरुआत की। बेसिकली चंपारण सत्याग्रह कहते हैं इसको। अच्छा, वेस्ट इंडीज में जो नील का उत्पादन है, मैंने आपको बताया था कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, मतलब 1700 से आगे आप मान लीजिए, एक फ्रांसीसी मिशनरी हैं जॉ बैप्टिस्ट लबात। ये कैरिबियाई के जो द्वीप है, जैसे मैंने आपको जमैका बताया था और ट्रिनिडाड टोबैगो, जो वेस्ट इंडीज़ हम जिसे कहते हैं, क्रिकेट टीम है उनकी एक अच्छी, तो वहाँ पर उन्होंने एक तस्वीर यहाँ पर दर्शाई और इस तस्वीर से उन्होंने बताया कि जो फ्रांसीसी बागान थे उसमें स्टेप वाइज बताया कि कैसे उत्पादन होता था। तो आप देखिएगा यहाँ पर, ये बाएं से शुरू कर रहे हैं हम। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो गुलाम है, ये जो क्या कर रहे हैं, ये जो गुलाम है ये नील के पौधे को, ये सेटलर है, ये जो हौद है इसमें डाल रहा है। एक और मजदूर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अलग अलग लेवल पे लोग दिखाई दे रहे हैं। एक और मजदूर जो है एक मशीनी चरखी से ये इसको गोल घुमा रहा है, ऐसे ऐसे करके गोल घुमा रहा है, ठीक है। दो मजदूर जो है यहाँ पर, ये इधर पे देखिएगा और यहाँ पर भी है, तो दो मजदूर जो है ये जो लुगदी है ना, इनको बोरों में भर रहे हैं या बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ पर दो मजदूर आप देखिएगा, ये लुगदी को मिलाकर सांचों में ढालने के लिए तैयारी कर रहे हैं इसकी, ये भी ये काम कर रहे हैं, ये भी ये काम कर रहे हैं, ये ले जाने का काम कर रहे हैं। और बीचों बीच ये जो साहब खड़े हैं ये बागान के मालिक हैं, ये ऊंची जगह पे खड़े होकर देख रहे हैं कि ये जो गुलाम है, ये जो गुलाम है ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये वहाँ की बात है, ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये है वेस्ट इंडीज़ की बात। तो चलिए साहब, ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।